आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड्स इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या ट्रेंड है इंडिया के अंदर। यू मस्ट हैव अक्रॉस द स्टेटमेंट दैट इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज़ बीन अनफेवरेबल। आपने ये तो सुना होगा काफ़ी बार कि इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या है, अनफेवरेबल है। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन। लेट अस फर्स्ट लर्न द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो ये शो करती है, क्या शो करती है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जो रिफ्लेक्ट करती है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक कंट्री और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुए, मनी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उसको शो किया जाता है एक स्टेटमेंट के रूप में, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। द कंट्री डिपेंड्स ऑन द वर्ल्ड मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंट्री क्या करती है, बाहर की जो पूरी वर्ल्ड मार्केट है उस पर डिपेंड रहती है गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए। At the same time, the country may also make or receive the capital investment from different part of the world। ना कि सिर्फ दूसरी कंट्री से गुड्स को बाय या सेल किया जाता है, बल्कि इन्वेस्टमेंट भी की जाती है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में हम पैसे हमें हमें मिल भी सकते हैं, या हम हमारी कंट्री से मनी जो है दूसरी कंट्री में जा भी सकता है। तो दिस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। या तो हम गुड्स को बाय या सेल कर रहे हैं, या फिर हम दूसरी कंट्री में या दूसरी कंट्री वाले लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड की जाती है। तो देयरफॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर टू एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड द रेसिडेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सारी की सारी रिकॉर्ड की जाती है। द स्टडी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की रिगार्डिंग स्टडी करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? पॉलिसी मेकर्स एंड बिजनेस कम्युनिटीज़ के लिए। मोर ओवर इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ कंट्री इन द ग्लोबल मार्केट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये भी दिखाता है कि एक कंट्री की कितनी स्ट्रेंथ है या कितनी वीकनेसेस है ग्लोबल मार्केट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के बारे में अगर हम बात करें तो इस अकाउंट को तीन अकाउंट में डिवाइड किया गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। दीज आर एज फॉलो: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रिजर्व अकाउंट। पहले देखते हैं करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन विच इज रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स लाइक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। इसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन which lead to change in the foreign financial assets and liability of a country। थर्ड आता है हमारा रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट क्या होता है? रिजर्व अकाउंट रिकॉर्ड द रिजर्व असेट्स, जो भी असेट्स हमारे पास है, ठीक है। These reserve assets are the holding of a foreign currency, special drawing right, gold by the central bank of a country। They are used to settle the deficits and the surplus in the balance of payment। रिजर्व अकाउंट का यूज किया जाता है रिजर्व असेट्स के तौर पे। यहाँ पे जितने भी रिजर्व असेट्स है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। These रिजर्व असेट्स आर द होल्डिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, की हमारे पास फॉरेन करेंसी है, स्पेशल ड्राइंग राइट है, या फिर गोल्ड सेंट्रल बैंक के पास है। इसका यूज़ किया जाएगा अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट्स आता है या सरप्लस आता है। ट्रेड बैलेंस की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेड बैलेंस क्या होता है? एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को हम देखते हैं। ट्रेड बैलेंस क्या होता है? ट्रेड बैलेंस या तो डेफिसिट शो करेगा या सरप्लस शो करेगा। सरप्लस कब शो करेगा? जब एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से। डेफिसिट कब शो करेगा? जब इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। तो ट्रेड बैलेंस हैज़ इंक्रीज from US dollar 9,438 million in the year 1990 to 91 to US dollar 17,841 million in the year 1999। स्टार्टिंग में कहते हैं कि जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, लेकिन ये क्या हो गया? फर्दर डिक्रीज हो गया। US डॉलर 15,454 रह गया इन द ईयर 2003 एंड 4 में। इसके बाद हमें बताया गया है करंट अकाउंट के बैलेंस के बाद। करंट अकाउंट बैलेंस इंडिकेट्स द बैलेंस ऑफ मर्केंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड द बैलेंस ऑफ इनविजिबल इंक्लूड ट्रांसफर्स। जो करंट अकाउंट बैलेंस है हैज़ बीन डिक्रीज फ्रॉम US डॉलर 9,618 मिलियन इन द 1990-91 टू US डॉलर 2,666 मिलियन इन द ईयर 2001। पहले ही डिक्रीज हुआ, उसके बाद इंक्रीज हुआ। इट हैज़ फर्दर इंक्रीज टू US डॉलर 10,561 मिलियन इन द ईयर 2003 एंड 4।
Balance on current account and long-term capitals. This indicates the balance of current account and long capital flows. When the country keeps on importing goods and services to meet its developmental requirement and export earnings are not sufficient to meet this growing demand of imports, the reserve is drawn to make this deficit. अब क्या होता है, हमने कहा कि अगर हमारे अकाउंट में सरप्लस है तो हम क्या करते हैं, रिजर्व में डाल देते हैं. डेफिसिट है तो उस डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए हम उस रिजर्व में से उस पैसे को निकाल देते हैं ताकि वो डेफिशिएंसी को कवर अप किया जाए. जब एक कंट्री का इंपोर्ट ज़्यादा है उसके एक्सपोर्ट से तो कहीं ना कहीं डेफिसिट अराइज हो रहा है और इस डेफिसिट को कहाँ से हम कवर कर रहे हैं, अपने रिजर्व से. द कॉन्टिन्यूस डेफिसिट रिजल्ट इन द डिसइक्विलिब्रियम ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट. जो कॉन्टिन्यूसली क्या होगा, डेफिसिट अराइज होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या शो करेगा, डिसइक्विलिब्रियम शो करेगा. डिसइक्विलिब्रियम होने का मेन कारण क्या है, कॉन्टिन्यूस डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट बैलेंस. कॉन्टिन्यूस बेसिस पे जो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है वो डेफिसिट शो कर रहा है. दूसरा, डिक्लाइनिंग सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ इनविजिबल्स. जो इनविजिबल्स है उसका जो सरप्लस है वो डिक्लाइन कर रहा है. उसके बाद है बर्डन ऑफ एक्सटर्नल सर्विसेज. नेक्स्ट है ड्विंगलिंग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कंसेशनल एड. अगर मान लो कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या डिसइक्विलिब्रियम शो करेगा तो कहीं से हमें कंसेशनल एड्स हेल्प वगैरह जो है वो नहीं मिलेगी. तो स्ट्रिंजेंट इकोनॉमिक पॉलिसी आर रिक्वायर्ड टू मैनेज द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. कहीं ना कहीं हमें स्ट्रिंजेंट पॉलिसी, बहुत सख्त इकोनॉमिक पॉलिसी का यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम हमारे जो डिसइक्विलिब्रियम है बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको हम क्या कर सकें, मैनेज कर सकें. अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से मेजर्स को हम अडॉप्ट करते हैं ताकि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें डिसइक्विलिब्रियम को इम्प्रूव किया जाए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेस severe balance of payment problem in the year 1990-91 as a result of continuous current account deficit and large foreign exchange reserve drawn. 1990 में क्या हुआ कि जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है उसने बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम फेस की. क्या प्रॉब्लम थी कि जो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस था वो डेफिशिएट शो कर रहा था, साथ ही साथ जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो भी क्या हो गया, गिरने लग गया. गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सेवरल मेजर टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री. गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए ताकि हमारे कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए. कौन कौन से मेजर्स लिए गए, पहला था एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट. कि हमने जो हमारा एक्सचेंज रेट था उसमें एडजस्टमेंट स्टार्ट की. A downward adjustment in the external value of the Indian currency was made. The downward adjustment in the exchange rate made the Indian export cheaper for foreign buyers. At the same time, import become dearer for India's buyer. Thus, export are encouraged and import are discouraged to improve the balance of payment. क्या किया हमने, हमारी कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर दी, डिवैल्यू कर दी. मतलब पहले $1 के बदले 60 देने पड़ते थे, अब $1 के बदले 65 देने पड़ते हैं. तो कहीं ना कहीं हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो गिर गई. अब क्या होता है कि बाहर की कंट्री के लोग हमारी कंट्री से सामान को एक्सपोर्ट करेंगे, अपनी कंट्री में क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे. इंडिया वाले क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे. क्यों, पहले क्या होता था, $1 के बदले उनको 60 का सामान मिलता था. अब $1 के बदले 65 का सामान मिल रहा है, ₹5 का एक्स्ट्रा सामान मिल रहा है. तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा. पहले क्या होता था, $1 खरीदने के लिए हमें 60 देने पड़ते थे, अब $1 खरीदने के लिए हमें 65 देने पड़ते हैं. तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के लिए इम्पोर्ट जो है वो महंगा हो गया. तो हम क्या करते हैं, अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यू करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकें और इम्पोर्ट को कम कर सकें. जिससे क्या होगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ठीक होगा. सेकेंड है फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ का हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो डिसइक्विलिब्रियम आया है बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसको ठीक कर सके. किस तरीके से स्ट्रिक्ट फिजिकल एंड मॉनेटरी मेजर्स को अडॉप्ट किया जाता है ताकि जो एग्रीगेट डिमांड है कंट्री की उसको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए. जो भी कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है उसको कम किया जाए. किस तरीके से, गवर्नमेंट एम एट रिड्यूसिंग द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द कंट्री. गवर्नमेंट का एम ये है कि जो भी फिजिकल डेफिसिट आया है कंट्री में उसको रिड्यूस करें. साथ ही साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ऑल्सो एम एट स्लोइंग डाउन ऑफ मनी सप्लाई. मनी सप्लाई अगर कम हो गई, मान लो मनी सप्लाई ज़्यादा किस तरीके से होगी, जब मनी की सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गई और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम है, तो इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ रहा है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे. लेकिन मनी सप्लाई को कम कर दिया, मनी को कंट्री से निकाल लिया तो क्या होगा,
मनी को निकालने से जो डिमांड है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अब उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या किया जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। एक तो मनी को खींच लिया इकोनॉमी से और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो अब लोग जो है वो लोन नहीं लेंगे। जब लोगों के पास मनी नहीं होगा तो डिमांड किस तरीके से होगी। तो मॉनेटरी सप्लाई ऑल्सो एम एट स्लोइंग डाउन ऑफ मनी सप्लाई। रिडक्शन इन मनी सप्लाई हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डाउन द डिमांड ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वर इनिशिएटेड इन द एरिया ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड पॉलिसी। एक्सपोर्ट promotion measures were adopted and foreign investment policy were liberalized. The focus of structural reform was enhance of the competitiveness of the Indian industry. This measure helps in accelerating the production and trade activity in the country and finally improve the balance of payment. हमने क्या किया, अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया कि आप हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स को भी लिया ताकि हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव कर सके। उसके बाद आता है मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस फ्रॉम मल्टीलेटरल एजेंसी। The country suffering with the problem of disequilibrium in the balance of payment में mobilize finance from multilateral agencies। उस डिफिशियंसी को ख़त्म करने के लिए, उस डिफिशियंसी को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम पे लाने के एक कंट्री क्या करती है, फाइनेंस को रेज करती है IMF से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ताकि अपने कंट्री के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम है उसको ख़त्म कर सके। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिशिएंसी क्यों अराइज होती है, क्या कारण है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर डिफिशिएंसी अराइज होती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।